गुड इवनिंग एवरीवन। सो वंस अगेन वेलकम। और आज हमारा जो एडिटोरियल का डिस्कशन है उसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा जो 1960 का भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के जो एग्रीमेंट हुआ था उससे संबंधित एडिटोरियल्स हैं। दूसरा टॉपिक होगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ग्रीन बॉन्ड्स क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, उसको लेके क्या न्यूज़ चल रही है। और लास्ट टॉपिक होगा जो रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, उस विवाद के अंदर कुछ मिलिट्री आर्मामेंट्स को लेकर के यूरोप और यूएसए के बीच में टसल चल रही है। वो कौन से इक्विपमेंट्स है जिनकी वजह से विरोध चल रहा है और विवाद के क्या इश्यू हैं, इन सारे इश्यूज पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम 1960 के सिंधु जल बंटवारे के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको लेके टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल आया था कि इंडिया सीक्स इंडस वाटर ट्रीटी मॉडिफिकेशन एंड सेंड नोटिस टू द पाकिस्तान। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आया था जिसके अंदर इंडस ट्रीटी नोटिस टू पाक इस नाम से हेडलाइंस थी। और एक हमारे हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि क्या है 1960 का सिंधु जल बंटवारा समझौता। तो मैं आपको इन तीनों आर्टिकल के पढ़ने के बाद एक हॉलिस्टिक पिक्चर आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1960 का सिंधु जल बंटवारा क्या था। भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए दोनों, तो उन दोनों के जब अलग होते समय जल का बंटवारा एक बड़ा ही गहरा विवाद था। तो इसको लेकर के दोनों ही देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें वर्ल्ड बैंक ने एक मध्यस्थता का निभाई और साल 1960 के अंदर, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल बंटवारा कहते हैं, लगभग इस बात को 62 साल हो चुके हैं इस ट्रीटी को। और इसकी रेगुलर मीटिंग्स होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उरी का जब अटैक हुआ था उसके बाद में इसमें काफी स्ट्रेन्स आए थे, इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया, पाकिस्तान के भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स को लेकर के। उसके बारे में इश्यू ये कि आप ये देखिए जो सिंधु का ड्रेनेज सिस्टम है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल इसलिए है कि सिंधु के अंदर मेन 6 ट्राइब्यूटरीज है जो सिंधु नदी के एक वाटर सिस्टम को बनाती है या ड्रेनेज सिस्टम को बनाती है। इसको जनरली ऐसे डिवाइड करते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, या आप ये कह सकते हैं पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। यदि हम इसमें पश्चिमी नदियों की बात करें तो इसमें मेन सिंधु खुद है, उसके बाद झेलम है और चिनाब है। और पूर्वी नदियों की बात करें तो फिर इसमें नीचे की तीनों नदियां हैं, सतलज, रावी और व्यास आती है। इस ट्रीटी के हिसाब से सिंधु नदी का जो टोटल पानी है उसका 80% पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार पाकिस्तान का है। और जो भारत के कोटे में क्या है कि भारत को जो पूर्वी नदियां हैं सतलज, रावी और व्यास, इनको भारत को एकाधिकार दे रखा कि इन नदियों का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इशू ये है कि भारत के पास जो अपने इन पूर्वी नदियों के पानी का एकाधिकार करने का इस्तेमाल है, तो भारत अपनी इन नदियों के जो पानी की क्षमता है उसमें से केवल 90% का इस्तेमाल करता है और अभी भी 10% पानी है वो पाकिस्तान के अंदर एंटर करता है। तो भारत ने अभी ये नोटिस दिया है इस्लामाबाद को। भारत का कहना है कि हम इस ट्रीटी में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। अब पहली बात तो ये है कि भारत क्यों मॉडिफिकेशन करना चाहता है। तो उसमें विवाद शुरू हुआ था जब उरी में भारत के उरी पे अटैक हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान का रोल था, ये काफी एविडेंस ने बताया था। तो उस वक्त भारत का कहना था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट की लाइंस थी कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकता, ब्लड एंड वाटर कुड नॉट फ्लो टुगेदर। इंडिया के अंदर कई पॉलिटिशियंस ने, कई एजुकेशनिस्ट ने ये स्टेटमेंट भी दिए थे कि भारत को इस ट्रीटी से बॉयकॉट कर लेना चाहिए और इसे बाहर आ जाना चाहिए। पर हम जानते हैं कि भारत विश्व में एक सम्मानजनक देश है और ये अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको ये हमेशा उसको रेस्पेक्ट करता आया है। तो भारत ने यूनिलैटरली इससे बाहर अभी तक नहीं गया है। अब वो चाहता है कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो। इसके अलावा और क्या इश्यू है, पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन है कि भारत जो पश्चिम की नदियां हैं जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब है, इनके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्शन के प्रोजेक्ट चलाता है। पाकिस्तान का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भारत को अधिकार नहीं है, या जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, पानी को डाइवर्ट कर रहा है। एक्चुअल कंडीशन क्या है, भारत का कहना है, जैसे रिसेंटली इसमें 2 ही मेन विवाद हैं जो वाटर हमारी हाइड्रो पावर को लेकर के हैं। एक तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है जो चिनाब नदी के ऊपर है, और दूसरा किशन गंगा का हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है वो झेलम नदी के ऊपर है। इन दोनों को लेकर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया था, जिसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में एक एम्बिग्यूटी है। तो भारत का यह कहना है कि हम तो केवल इसके ऊपर पानी का यूज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए कर रहे हैं, और ये अधिकार इंडस वाटर ट्रीटी भारत को देती है कि भारत पश्चिमी की जो नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इनके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के काम कर सकता है।
सिंस ये एक ओवरऑल व्यू था और हमारे लिए इसमें जानना जरूरी होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब की थी, तो हमने जान लिया 1960 की थी। भारत के ऊपर कितना अधिकार है पानी इस्तेमाल करने का, या पश्चिमी नदियां कौन सी है, पूर्व नदियां कौन सी है। इसके अलावा जो इसके ऊपर मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं कौन से हैं, जिसमें तुलबुल है और किशन गंगा है। तुलबुल जो है वो चिनाव के ऊपर है और किशन गंगा है वो झेलम के ऊपर है। तो इन चीजों को लेकर के भारत ने अभी नोटिस दिया है और ये न्यूज एंड ट्रांजिशन है। अगर इसके ऊपर कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मल्टीपल न्यूज़पेपर के अंदर जिस चीजें आई थी मैंने उसको हॉलिस्टिक रूप से कवर किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हमें ये जानने की जरूरत है, पहली बात तो ग्रीन बॉन्ड क्या है और इसके ऊपर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ग्रीन बॉन्ड है क्या। ग्रीन बॉन्ड उन बॉन्ड्स को कहते हैं जो कोई सॉवरेन एंटाइटी है, मतलब कि कोई एक राष्ट्र या उस राष्ट्र की कोई ऐसी वित्तीय संस्था या कोई कॉर्पोरेट ग्रुप या फिर किसी कंट्रीज का एक अलायंस है, संगठन है, वो इन चीज को इश्यू करता है। और इसका एम क्या होता है? इनका एम ये होता है कि इस तरह के बॉन्ड से हम उन प्रोजेक्ट को का निर्वहन करेंगे या कार्य करेंगे जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो या फिर जो पर्यावरण को एक फायदा पहुंचाते हो और नुकसान ना करते हो। इन तरह के बॉन्ड्स को ग्रीन बॉन्ड्स कहना गया। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, ग्रीन बॉन्ड की डेफिनेशन अच्छे से समझें, ये एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है? ये वो बॉन्ड है जो कोई सॉवरेन एंटिटी या कंट्री या फिर कोई एक वित्तीय संस्था इनको इश्यू करती है और इनका ये पैसा ऐसे प्रोजेक्ट के लिए इश्यू होता है जो इन्वायरमेंटल रूप से सस्टेनेबल हो। और ऐसा क्यों किया गया है? इसका कारण यही है कि जब से क्लाइमेट चेंज का इश्यू हुआ है, क्लाइमेट चेंज के इश्यू के कारण से ग्रीन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और इसको एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा गया है जिससे हम क्लाइमेट चेंज या फिर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको देख सकते हैं। और क्यों हमें इस तरह की फंडिंग की आवश्यकता है, तो आपको यह समझना होगा क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, उससे आपके एग्रीकल्चर पे, वाटर सप्लाई पे, इन चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बॉन्ड्स का कंसेप्ट आया। हमारे लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? हमारे लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को ऑक्शन किया था और इन्होंने पहली बार किसी ग्रीन बॉन्ड का ऑक्शन किया है। लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास के ग्रीन बॉन्ड इन्होंने ऑक्शन किए हैं, जिसमें 2 अलग अलग टाइप के ग्रीन बॉन्ड है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये समझना होगा कि आरबीआई के द्वारा पहली बार किसी ग्रीन बॉन्ड का ऑक्शन किया गया है। और ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ये जनरली एक सोवरेन बॉन्ड है, मतलब कि सोवरेन बॉडी जब इश्यू करती है तो उसको आप सोवरेन बॉन्ड भी कह सकते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए और जो डिजास्टर हो रहे हैं उन चीजों के लिए अर्जेंट है। अब एक हमारे लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से बेनिफिट करेगा। अगर मान लो कोई निवेशक है या इन्वेस्टर है, जैसे आप या मैं हैं, और हम ग्रीन बॉन्ड खरीदते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो इससे होता क्या है कि ये आपको एक अच्छी तरह से या गुड प्रैक्टिसेस में, एनवायरमेंटल हेल्थी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करेगा कि आप जो अपना पैसा लगा रहे हो वो पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए लगा रहे हो, विश्व के कल्याण के लिए लगा रहे हो। इसके अलावा यदि आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है उसका भी एक अलग सोच और उसका प्रकार बदलेगा, जिससे आप फ्यूचर में जो अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें आप क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है, रिस्क है, उसको साथ में लेकर के काम करेंगे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बॉन्ड का कंसेप्ट आया और ये एक तरह से बेनिफिट कर सकता है इन्वेस्टर को। इसके अलावा उनको इंटरेस्ट तो मिलता है, हालांकि इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपैरेटिवली अदर बॉन्ड्स की तुलना में कम है, परंतु इसमें एक पॉजिटिव कॉज भी है, तो लोग इसको लेकर के भी एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया? मेरा कहने का मतलब है आरबीआई है एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही भाग है, तो उसने ऐसा इनिशिएटिव क्यों लिया? आप सोचिए, जहां पे आपको प्रॉफिट कम मिलेगा और आपको एक लोगों के अंदर अच्छा उदाहरण देना है इन्वेस्टमेंट करके, तो ये चीजें यदि गवर्नमेंट संस्था पहले नहीं करेगी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आसानी से नहीं आते। तो गवर्नमेंट ने इसमें पहला स्टेप लिया है। दूसरा, देखिए गवर्नमेंट का खुद का टारगेट था कि हमको हमारा जो एमिशंस है, कार्बन एमिशन है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम करना है, क्योंकि जीडीपी के अंदर हमने देखा है कि सरकार का उद्देश्य है कि हम लगभग हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर 45% से अधिक कार्बन इंटेंसिटी को हम कम कर देंगे 2030 तक। और सरकार का ये टारगेट है कि 2005 के जो हमारे लेवल थे एमिशन के, हम उसको अचीव कर लेंगे। लगभग 50% हम इलेक्ट्रिक पावर है उसको हम नॉन फॉसिल फ्यूल से लेके आएंगे 2030 तक। तो इन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए सरकार के प्लान है इस तरह के कार्य करने के। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो चीजें थी मैंने कवर कर ली है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। एक लास्ट टॉपिक जो आज का हम लेंगे वो टॉपिक रशिया और यूक्रेन का वॉर। आपको पता है कि लास्ट ईयर फैब में स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और ये कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद क्या आया है? यूरोप और अमेरिका इनकी तरफ से यूक्रेन को कॉन्स्टेंटली मिलिट्री एड, मिलिट्री इक्विपमेंट दिए जा रहे थे। अब इसमें नई चीज ये है कि इन कंट्रीज का मानना है कि जब ये
हमारा विंटर सेशन खत्म हो जाएगा, जब सर्दियां कम हो जाएगी, तो हो सकता है कि रशिया प्लानिंग कर रहा है कि नए अटैक को, ताकि वो यूक्रेन पे एक नए सिरे से अटैक करे और अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करे। तो यूएसए और यूरोप के पश्चिमी देश वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और मिलिट्री एड दें यूक्रेन को और रशिया को जितना डैमेज पहुंचाना सकते हैं उतना करें। अब इश्यू क्या है कि टैंक्स की सप्लाई को लेकर के यूएसए में और यूरोप के कुछ कंट्रीज के अंदर आर्गुमेंट हुए। आर्गुमेंट क्या है? यूएसए के पास M1 एब्राहम जो एक उसका काफी फेमस बैटल टैंक है, और ये आपके एग्जाम में आने का भी एक प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर भी एग्जाम्स आया था एक सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर के, जो हमारा RS मेंस का एग्जाम था, उसमें थार्ड की डेफिनेशन पूछी थी और ये 2 मार्कर का क्वेश्चन था कि थार्ड क्या है। तो थार्ड यूएसए का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो इस बार M1 एब्राहम ये यूएसए का बैटल टैंक है इसको, और इसके अलावा इसके साथ आर्गुमेंट में चल रहा है कि जर्मनी है उसके पास लेपर्ड टैंक है। लेपर्ड जिसको हम जनरली ये जानते हैं कि ये कैट फैमिली का जानवर है, उसी के नाम पे जर्मनी ने अपने एक टैंक का नाम रखा है लेपर्ड टैंक। तो लेपर्ड टैंक की सप्लाई और यूएसए के द्वारा M1 इब्राहिम टैंक की सप्लाई, इन दोनों को लेकर आर्गुमेंट चल रहा है। जर्मनी थोड़ा सा इन चीजों को लेकर के हेजिटेंट हो रहा है। उसका ये मानना है कि हमें इतनी आसानी से लेपर्ड टैंक प्रोवाइड नहीं करने चाहिए। वहां की पॉलिटिकल कवरेज है वो इस बारे में विश्वास रखती है, और यूएसए का ये कहना है कि यदि जर्मनी सप्लाई करेगा तो मैं भी इस बारे में सोचूंगा। तो ये एक विवाद की स्थिति चल रही है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो यूक्रेन और रशिया का विवाद चल रहा है उसमें M1 एब्राहम जो टैंक है वो यूएसए का है, और जो लेपर्ड टैंक है वो जर्मनी का है। ये हमारे लिए एक सफिशिएंट जानकारी है। यदि इसके अंदर और कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। I hope you enjoyed very well and I covered these 3 topics and please do read these articles ताकि आपको जानकारी मिले। अगर आपको नहीं टाइम मिलता है इन आर्टिकल्स को पढ़ने का तो आप इस तरह से आप मेरे जो ये ऑडियोज हैं और जो वीडियोस हैं इनको सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।